चिंता तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल लाने का काम कर रही है। You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भारत की राजनीति में मुसलमान और मुसलमानों से जुड़े मसलों पर विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करता है। नए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर भी विपक्ष की तरफ से सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है और उसे मुसलमानों का दुश्मन और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने वाला बताया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में व्यापक बदलाव के लिए एक बिल बनाया है। अभी देश में वक्फ बोर्ड का जो ढांचा है उसमें कई गंभीर खामियां हैं। वक्फ बोर्ड को इस्लामिक उद्देश्यों के लिए दान में दी गई जमीन के बंदोबस्त के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें ना तो महिलाओं की भागीदारी है और ना ही मुसलमानों के वंचित तबकों की। ये एक तरह से संपन्न और ताकतवर मुस्लिम नेताओं का क्लब बनकर रह गया है, जिसके पास असीमित अधिकार हैं। माना जाता है कि संपत्ति और जमीन के मसले में वक्फ बोर्ड की हैसियत देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर की है। इसके बाद इनके पास करीब 8,72,000 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपयों में है। लेकिन ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल कामकाज न होने से इसका सार्थक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका फ़ायदा ना तो ज़रूरतमंद मुसलमानों को हो रहा है और ना ही बोर्ड अपनी संपत्तियों का रखरखाव और सही कमाई कर पा रहा है। वक्फ बोर्ड का गठन वैसे तो 1913 में ही हो गया था, लेकिन 1995 और 2013 में हुए संशोधन में वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दे दी गई थी। बोर्ड को यह भी अधिकार है कि वो जिस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता देगा उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है और इसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड की ना तो कोई जवाबदेही है, ना उसके कामकाज में पारदर्शिता है और ना उसके अधिकारों पर किसी का कंट्रोल है। इसलिए मोदी कैबिनेट ने नए वक्फ बिल में 40 संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उधर विपक्ष का आरोप है कि ये मुसलमानों की जमीन हड़पने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि ये सुधार मुसलमानों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सरकार का ये भी दावा है कि इस बिल को लाने से पहले सभी हितग्राहियों से व्यापक चर्चा की गई है। आज लोकसभा में चर्चा के बाद सरकार ने इस बिल पर और विचार करने के लिए इसे जेपीसी को भेजने का भी प्रस्ताव किया है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी सुधारों का विरोध क्यों? क्या भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता का अड्डा बन गए हैं वक्फ बोर्ड? क्या बीजेपी को एंटी मुस्लिम साबित करना चाहता है विपक्ष? सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता का अड्डा बन गए हैं वक्फ बोर्ड? क्या बीजेपी को एंटी मुस्लिम साबित करना चाहता है विपक्ष? ये तमाम बड़े सवाल, वक्फ बोर्ड में जरूरी सुधारों का विरोध क्यों, ये तमाम सवालों के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में दिनेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में नवीन दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश प्रताप जी और नवीन जी, शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश जी, इस कानून की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? आलोक जी, देखिए, कोई भी बोर्ड बनता है, ट्रस्ट बनती है, संस्था बनती है तो जनहित के लिए बनती है, वो जनता के लिए बनती है। और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें संशोधन हो। इसमें 2 बार संशोधन ऑलरेडी हो गए हैं। तो अगर इस तरह की सरकार को किसी भी बोर्ड में, किसी भी संस्था में अगर संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है तो समय समय पर करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि विलंब हुआ, इसको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था।
जब जेपीसी की रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने में आ गई थी, उन्हीं के द्वारा गठित जेपीसी ये कह रही है कि नहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है। सच्चर कमेटी ये कह रही थी, जो उन्हीं के द्वारा गठित कमेटी थी, जब उसने कहा कि नहीं वक्फ बोर्ड में जो है संसाधनों के तमाम संशोधनों की आवश्यकता है, तो इसको तो आलोक जी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सारे कोड को दूर करने की जिम्मेदारी शायद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप बताइए, ये था कि उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे संरक्षित की जाए, लेकिन आज वक्फ बोर्ड के नाम पे हो क्या रहा है? ये सब प्रॉपर्टी हथियाने का अड्डा बन गया है। कुछ चंद लोगों के हाथों में संस्था चली गई है जो अपना एकाधिकार समझ रही हैं। आप ऐसा भी कानून हो सकता है आलोक जी? क्या देश में संविधान से ऊपर कोई नियम बन सकता है कि आप उसके खिलाफ किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं? अगर वो दावा कर दे कि नहीं आलोक जी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, या दिनेश की प्रॉपर्टी नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते हैं, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिनेश जी आपके पास आऊंगा, सवालों के जवाब भी लेते चलते हैं। नवीन जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। नवीन जी, देश में वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्तियां हैं, आपको भी पता है जगह जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में ज़्यादातर स्थानों पर यही आरोप लगाया जाता है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। कई संपत्तियों में लोगों के अवैध कब्जे हैं। कई संपत्तियों में यह भी तक कहा जाता है कि यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इसके सुधार के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है तो ऐतराज किस बात का? आलोक जी देखिए, ऐसा है कि कानून लाया जाना चाहिए और कानून संशोधन समय समय पर होते रहे, यहाँ तक कि संविधान में भी समय समय पर संशोधन होते रहे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि भारत के अंदर रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो इन वक्फ बोर्डों के पास है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये आती है कि अगर इसका मैनेजमेंट सही से नहीं किया जा रहा है, बड़ी मतलब ताज्जुब की बात लगती है कि इतना अकूत दौलत और इतनी अकूत प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डों के पास है, बावजूद इसके मुस्लिम समाज की स्थिति बहुत खराब है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहे हैं। यही तो सरकार चाह रही है कि पारदर्शी ढंग से हो सारी चीजें। जी नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सरकार खुद भी तो पारदर्शी नहीं है। सरकार अगर पारदर्शी होती है तो सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत में जिस तरीके की आरक्षण व्यवस्था है उसमें क्या वास्तविक दलितों को लाभ मिल पा रहा है? उसका नहीं मिल पा रहा है। जो जमीनी दलित है, गरीब दलित है, गरीब पिछड़ा है, वो जहां का तहां खड़ा हुआ आजादी के बाद से, उसकी पिछली पीढ़ी भी ऐसी थी, आज भी वहीं के वहीं है, वो तो उसका लाभ ही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो चीजें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही। केवल कौन लाभ ले रहा है? क्रीमी लेयर ले रही है, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। सरकार कभी नहीं बोली क्योंकि राजनीतिक नेता सलाफी आते। अब एक सवाल और मेरा बिल्कुल नवीन जी शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बात को उनसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, दिनेश जी की भी बात सुनी आपने। ये बात तो तय है कि वक्फ बोर्ड में कुछ चुनिंदा लोग, उनके ही कब्जे रहते हैं। सरकार का ये प्रयास है, नए कानून में सरकार का ये प्रयास है कि इसमें शिया भी आ जाएं, सुन्नी तो है ही है, बोहरा, आगा खानी, अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हो जाए, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, और गैर, जिस पे सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसलिए जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा कि गैर धर्म के लोगों का भी इसमें, ये रह चुकी संस्था है, संस्थाओं के संचालन में मुझे लगता है सभी धर्मों के लोगों को रहना चाहिए। सरकार का यही तो प्रपोजल है, सरकार का यही तो नए कानून में कहीं ना कहीं कहना है कि इसमें सभी धर्मों के लोगों को रहना चाहिए, और उसमें एक सदस्य, दो सदस्य अगर गैर धर्म के लोग भी होते हैं तो इसमें इतराज किस बात का? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये चीज देख रहा हूँ कि उनकी अपनी एक सोच है और वो हर चीज को एक सुव्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जब परिवर्तन आ रहा है तो आमतौर पर देखा जाता है कि परिवर्तन अपने आप में एक विरोध लेके आता है, स्वाभाविक, और इसी परिवर्तन को मैनेज करने के लिए चेंज मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो किया जाता है। मसला क्या है कि आप किसी के सुधार के लिए अगर कोई बात कर रहे हैं तो आपको पहले उसको विश्वास लेना होगा कि मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और आपका कहीं से नुकसान
नहीं होगा। बिना उस वर्ग को अपने विश्वास में लिए आप उसमें हिंदू भी घुसा रहे हैं, आप उसमें अगड़ा पिछड़ा भी कर दे रहे हैं, तो क्यों करने देगा? सरकार के पास तो सारे संसाधन है, वो अपना बांटे नहीं जिसको बांटना है। उससे बचने के लिए तो ये वक्त का कॉन्सेप्ट आया है कि भाई हमारा अपना व्यक्तिगत मसला है, हमको तय करने दीजिए। आप नहीं बताएंगे कि हम कैसे उठे बैठे, किसको कितना दें कितना ना दें। जैसे ट्रस्ट में होता है, जो उसका मालिक है वही तय करेगा। एक चीज जो 40 इसमें संशोधन ऐड किए गए, तो कुछ चीजें इसकी बड़ी अच्छी भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपने गलती से कोई सरकारी या किसी दूसरे की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया, तो आप घोषित करने से वक्फ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज की जो चीज और महिलाओं को अगर उसमें मेंबर बनाया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? ये उनको तय करना है। सरकार को अगर करना तो सरकार अपनी कमेटी में बनाए ना किसी को मेंबर, चाहे महिलाओं को बनाए चाहे दलितों को बनाए, कौन रोक रहा है? आप दूसरे के घर में आके बताएंगे भाई जब आपके यहाँ 3 बच्चे और होने चाहिए, ये क्या तरीका है? और वो भी ऐसा आदमी आके बताए जिसका भरोसा नहीं, जिसके हर समर्थक हर लोगों की हर वक्त जुबान पे सिवाय गाली देने की इस वर्ग के खिलाफ और कुछ के प्रति और कुछ नहीं होता। आप देखिए शैलेंद्र जी, देश की कोई व्यवस्था होती है ना, अगर राशन मिल रहा है तो कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं दिया जा रहा है और इसलिए नहीं दिया जा रहा मुझे राशन कि मैं अल्पसंख्यक वर्ग का हूं, मुझे इसलिए मकान नहीं दिया जा रहा, मुझे इसलिए आवास नहीं दिया जा रहा है कि मैं अल्पसंख्यक वर्ग का हूं। जो भी सरकार की सुविधाएं और योजनाएं होती हैं उनका बराबर का हिस्सेदार, बराबर का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को भी मिलता है। दिनेश जी, कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों से, संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो सबकी सहमति से, सबके सहयोग के साथ इस बिल को लाते तो ज्यादा बेहतर होता। आलोक जी, आज इसी बात का जवाब देते हुए माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि सारे स्टेक होल्डर से बात की है, सारे राज्यों में चर्चा हुई है, शियाओं के साथ चर्चा हुई, सुन्नी समुदाय के साथ चर्चा हुई, और जो लोगों के सुझाव आए हैं उसके आधार पे इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। और इसको सब लोग मान रहे हैं कि देखिए, अभी शैलेंद्र जी जो कह रहे थे कि नहीं हमारा संविधान है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, बिल्कुल चलाइए, लेकिन कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर, भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर ट्रस्ट में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डिस्प्यूट आता है तो वो मसला भी कोर्ट में जाता है। किसी संस्था में कोई गड़बड़ी है तो मसला भी कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर वर्ष में कोई दिक्कत आ गई, वो प्रॉपर्टी आपकी आलोक जी है कि नहीं, शैलेंद्र जी की है कि नहीं, ये तय कौन करेगा? ये वक्त तय करेगा। उसमें वही जज हैं, वही वकील हैं, वही पैरोकार हैं, तो न्याय कैसे होगा? और कोई संस्था जो बनती है उस समाज के वेलफेयर के लिए बनती है। वक्फ भी जो बना उस समाज के वेलफेयर के लिए बना। लेकिन आज कोई वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष या कोई मेंबर, अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था उसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी कह रहे थे इसमें कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। ये हमको बता दें, कोई भी एक मेंबरान आके बता दें कि आप कितने मासूम बच्चों की आप शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों की आप शिक्षा दे रहे हैं, कितने मुस्लिम महिलाओं की आपने, गरीब महिलाओं की आपने शादी कर दी, कितने गरीब लोगों को आपने आवास मुहैया करा दिया, जिसके लिए संस्था अगर बनी थी। अगर संस्था अपने उस मूल भाव से हट जाए और इतर कोई काम करने लगे एकदम, तो बताइए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मनीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रेल और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है, जिसका बेजा इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल तय बात है, ये आरोप नहीं है। कई जगह ये स्थितियां प्रूव भी हुई हैं। उन जमीनों के सदुपयोग के लिए सरकार यदि कोई कानून लाती है, सरकार कोई एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करती, सिस्टम तैयार करती है, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मैं अपने बात की शुरुआत ही बस यहाँ से करना चाहूँगा। मुझे चंद्रशेखर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं अपने बात की शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ बह गई होंगी, यही आरोप लगा है मुझे बेवफाई का, मगर जिसने रौद डाला कलियों को अपने पैरों तले, आज वो दावा करते हैं अपनी रहनुमाई का। तो जहां तक आप ये सारी चीजें कह रहे हैं
ये आपको भी अच्छी तरह पता है और यहाँ सबको अच्छी तरह पता है कि इसकी आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा है। अगर ये चीजें अगर पॉसिबल ये लोग कर लेते हैं जो ये खेल खेलना चाहते हैं, तो क्या कोई भी सर्व समाज यहाँ सुरक्षित रह पाएगा? मैं सीधा सीधा मनीष जी मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नए कानून में ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं है? लेट मी कंप्लीट सर प्लीज। मैं धर्म से हिंदू, जाति से ब्राह्मण, और जहां तक हमको ये सिखाया गया है उन सारे चीजों के तहत मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे धर्म में कभी किसी के प्रति नफरत फैलाने की बात हुई ही नहीं है। तो इसमें कहाँ आ गई नफरत? ये तो आपको पता है कि इसकी आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा है। ये जो खेल खेलना चाहता है, इनके मंसूबे क्या हैं? इन मंसूबों से मैं संक्षिप्त में मनीष जी संक्षिप्त में जानना चाहता हूं, और भी मेहमान उनके पास भी चलूंगा, लेकिन मनीष जी आपको इस पे क्या पसंद नहीं आया मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, आप एक चीज बस मुझे बता दीजिए कि जब आप एक खुद ही सांप्रदायिक दल से हो, सब कुछ आपका है, सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो वहां पे मैं न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता हूं, जबकि उस स्पष्ट तरीके से उसमें जिन लोगों का नाम या जिन लोगों को मैं आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन बार बार आप कुछ और बुलवाना चाहते हो। मनीष जी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। दिनेश जी आपकी बात का जवाब दिनेश जी दे देंगे, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। दिनेश जी आप ही जवाब दे दीजिए इनकी बात का। मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी कौन है? 84 में किस तरह से सिंहों का कत्लेआम किया गया, किस तरह से सिखों का कत्लेआम किया गया, किसे छुपा है क्या? और ये सांप्रदायिक बता रहे हैं। वोट के 14 के इलेक्शन के कुछ दिन पहले 13 में जिस तरह का अमेंडमेंट इसमें शामिल किया गया, जो अकूत अधिकार संविधान के ऊपर उठकर जो अकूत संविधान इसमें संवैधानिक अधिकार दे दिए गलत तरीके से, वो क्या सांप्रदायिकता नहीं थी? वो क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं थी? आप आलोक जी जरा इनसे पूछिए, मनीष जी से, तमिलनाडु स्टेट के एक गांव को पूरे वक्फ ने कह दिया है, पूरे गांव की जो संपत्ति जमीन है वक्फ की है। गजब बात कर रहे हैं आप। और आपने स्ट्रक्चर कमेटी का गठन किसने किया था मनीष जी बताएं? जेपीसी का गठन किसने किया था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जरा मनीष जी बताएं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ना, उनकी क्या रिपोर्ट थी? उस रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? जरा मुझे बता दीजिए। आपके द्वारा गठित जेपीसी की रिपोर्ट थी, आपने क्यों नहीं उसको लागू किया? स्ट्रक्चर कमेटी आपके जमाने में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं लागू किया? उन सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें संशोधन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी सारी चीजों को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से और वोट बैंक की राजनीति से देखी। जी बिल्कुल दिनेश जी आपके पास आऊंगा। दिनेश जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी इसमें मुस्लिम विरोध क्या है? इसमें तो मुस्लिमों को हद की बात की जा रही है। मनीष जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी आपके पास, नवीन जी से एक सवाल ले लेता हूँ। नवीन जी, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अभी वक्फ बोर्ड के संचालन हुआ करते थे। देश में 30-31 वक्फ बोर्ड है, उनका संचालन कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में होता था। सरकार इसका विकेंद्रीकरण करना चाहती है, उसमें महिलाओं को भी स्थान देना चाहती है, उसमें मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को भी स्थान देना चाहती है, और उस पर राजनीति हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या भारत की बाकी समस्याओं का समाधान हो गया है? यदि हो गया है तो ये विषय भी लाया जा सकता है। क्या ये विषय इतना प्राथमिक है कि भारत की बेरोजगारी, डेवलपमेंट, महंगाई, ये सारी समस्याएं पीछे छोटी हैं? ये विषय बहुत बड़ा, ऐसा तो नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी बुनियाद में हिंदुत्व है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदुत्व के दम पर वो पार्टी सत्ता में आई है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो अगर दावी करती है कि हम तो सेकुलर, हमसे बड़ा वो सेकुलर नहीं है, तो ये छल किसके साथ हो रहा है? उन हिंदुओं के साथ हो रहा है जो बाबरी और विवादित ढांचा विध्वंस में शहीद हो गए थे, शहादत चली गई, उनके प्राण चले गए थे। ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए गाली नहीं है, बदनों और दाग नहीं है, तो फिर क्या है? आप हिंदुत्व के नाम पर आए हैं, हिंदुओं के लिए आपने क्या किया ये बता दीजिए। कुछ भी नहीं किया आपने। जय श्री राम के बड़े बड़े आप नारे लगाया करते थे अपनी रैलियों में, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। बावजूद इसके आपने हिंदू समाज को किया कि दिया केवल विभाजित करने की। अब आप वहां डोरे डाल रहे हैं कि साहब बोरा समाज, अहमदिया समाज, और उसके बाद आप कहते हैं पसमंदा समाज,
इनका भी प्रतिनिधित्व चाहिए। अरे भाई, भारत का आर्टिकल 26 इनको पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 26 जो है वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस मैनेजमेंट की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और वो वक्फ बोर्ड कर रहा है। अब वक्फ बोर्ड में क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा कि अब उसके खिलाफ अपील नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये ट्रिब्यूनल में फैसला आप संतुष्ट नहीं है, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, उसका प्रोविजन है। भारत के संविधान के ऊपर कोई नहीं हो सकता है, कोई वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, लोग कौन है, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसमें जज कौन है? अरे भाई साहब, कौन है उनको सुनने वाले लोग? मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, कैसे लिए? और ट्रिब्यूनल आप में कह रहे हैं सारी समस्याओं, क्षमा करिए, बात कर रहे हैं क्या सारी समस्याओं का समाधान हो गया? आपने कहा आज रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो बात है। आप जरा एक बैनामा कराने चले जाइए, एक रजिस्ट्री कराने चले जाइए। क्या बिना आपके कागज को वेरीफाई किए हुए आज क्या आप बैनामा या रजिस्ट्री कर सकते हैं? क्या आप दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को? शैलेंद्र जी, अपने की जरूरत नहीं है। नवीन जी, दिनेश जी आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। शैलेंद्र जी, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ही गठित किया गया था। जब भी बनाया गया था तो उद्देश्य यही था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कहाँ तक सीमित रह गया। मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, यहीं पर सिमट कर रह गया। वक्फ बोर्ड का काम ये भी तो है कि अच्छे स्कूल बन जाएं, अच्छे कॉलेजेस बन जाएं, अच्छे हॉस्पिटल बन जाएं, अच्छी डिस्पेंसरी बन जाएं, अच्छे मुसाफिर खाने बन जाएं, जिसमें उनके ही धर्म के लोग, उनके ही समाज के लोग, उनके ही लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के ही लोग अच्छा इलाज पा सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। इस पर वक्फ बोर्ड का काम नहीं रहता। वक्फ बोर्ड का काम यह रहता है। जी शैलेंद्र जी। जी सही कह रहे हैं आप। और जाने अनजाने में वक्फ का धार्मिकरण कर दिया गया है। वक्फ का मतलब हो गया है कि कोई मस्जिद मदरसा ही हो। मस्जिद हो, मदरसा तो चलिए स्कूल है उर्दू शब्द में, लेकिन मस्जिद तक को ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, जबकि इसका ये काम सिर्फ नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि सबका सामाजिक आर्थिक विकास हो, उसके लिए ये बनाया गया है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। जैसे अभी मैं जानता हूँ लखनऊ में अंजुमन मुस्लिमात हिंद, अंजुमन तालिमुल मुस्लिमात हिंद करके है, जिसके द्वारा करामत कॉलेज का संचालन किया जाता है। और ये लखनऊ में गर्ल्स के लिए जो टॉप के 2-3 इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें से गिना जाता है। दूसरी इसी तरह क्रिश्चियन में है IT इम्मा थॉमसन कॉलेज। ये सब वाकई काम कर रहे हैं। इनका तो मैं जानता हूँ अंजुमन तालिमुल मुस्लिमात हिंद का जो है करामत कॉलेज, उन्होंने करामत कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। आधे से ज्यादा हिंदू उसमें रहते हैं, हिंदू को दे रखा है। इनके आप जज्बों को कम नहीं कर सकते, सलूट करना पड़ेगा। जो खराब है उनको भी जानते हैं। कई हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी संपत्ति बचाने के लिए। बिल्कुल वक्त कम है शैलेंद्र जी, वक्त कम है, इसलिए मनीष जी के पास भी चलूंगा, आपके पास आऊंगा। मनीष जी, सरकार का कहना यह है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां मिली हुई थी उनको कंट्रोल किया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा और बेहतर कामकाज के लिए प्रेरित किया जाएगा, पारदर्शिता लाई जाएगी। ये सरकार ने आज कहा है, सरकार के मंत्रियों ने कहा है। फिर भी इस पे राजनीति क्यों, फिर भी इस पे विरोध क्यों? मैं तो बस आलोक जी, बस एक छोटी सी बात अब आप ही के माध्यम से ये सारे लोगों से भी जानना चाहूंगा कि ठीक है, जब अगर सब कुछ अच्छा है तो इन्हीं का सहयोगी दल इसका विरोध क्यों कर रहा है? अरे बहुत से मुद्दे हैं कि भाजपा के सहयोगी दल उसका विरोध करते हैं। कांवड़ वाला भी याद कर लीजिए, कांवड़ वाले मुद्दे पे भी बहुत सारे विरोध हुए बीजेपी के। जरूरी नहीं कि एनडीए पूरा एक किसी भी विषय पर एक राय हो जाए। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी और या 2 और पार्टियां आखिर इनका विरोध क्यों कर रही है? अगर सब कुछ सही है तो जो इनके सहयोगी दल है, अगर सब कुछ सही है तो आप कांग्रेस या किसी और दल से पूछने के बजाय इनसे ये पूछिए कि ये अपने सहयोगी दल को क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं इसी बिल पे। आखिर कुछ तो रीजन होगा ना। अभी चलिए ठीक है, मनीष जी दिनेश जी से बात कर लेते हैं। मनीष जी, आप बिल्कुल आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया। दिनेश जी, आज ओवैसी जी बोले, मनीष जी का बात का जवाब तो आप ही देंगे, लेकिन ओवैसी जी बोले हैं कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया है सदन के अंदर ओवैसी जी ने।
आपके लिए? आलोक जी, आप ये जानते हैं कि ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? ये शब्द कांग्रेस भी बोलेगी, ये शब्द इंडी गठबंधन में मिले हुए सारे लोग बोलेंगे। उसका कारण है कि ये सिर्फ मुसलमानों को वोट समझते हैं, उससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं समझा और इन्होंने कुछ उनके लिए किया भी नहीं। इस समय दिक्कत यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, जब इनकी सरकारें होती थी तो क्या करते थे? खोजते थे अम्बेडकर गांव कहाँ होगा। अखिलेश जी की सरकार आई, देखते कि लोहिया गांव कहाँ होगा, वहां विकास हो, बाकी गांव में नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ऐसा हुआ क्या? कोई योजना बनी क्या? उसके लाभ से कोई समुदाय, कोई वर्ग उससे वंचित हुआ क्या? इनके जो पेट में दर्द है इसी बात का है कि नहीं, ये तो हमारे बधुआ मजदूर हैं, कहीं ये न खिसक जाएं। तो इसलिए बस खड़े होकर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना। और जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तक कांग्रेस पार्टी और वैसी सिर्फ इनका काम है कि कैसे मुसलमानों को डराकर अपने पक्ष में रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। नवीन जी, शैलेंद्र जी और दिनेश जी और मनीष जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हालात, वक्त और ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कानून में सुधार या बदलाव हो सकता है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि इस बिल पर सबकी चिंताओं को सुनने और उसका समाधान करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। चिंता तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल लाने का काम तो नहीं है। You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं।